हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सबका जामवंत इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं एमपी सेट 2025 के बारे में। एमपीपीएससी ने एमपी सेट 2025 का अनाउंसमेंट कर दिया है और उनकी नोटिस के हिसाब से जनवरी 2026 में सेट का पेपर हो जाएगा। और ये 100% कन्फर्म है कि एमपीपीएससी टाइम से जनवरी 2026 में सेट का पेपर करवा लेगी, क्योंकि उसके बाद उनको असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकालनी है और उसको भी अपने एग्जाम शेड्यूल के वाइज कंप्लीट करना है। दैट मीन्स आप लोग ये मान के चलिए कि जनवरी 2026 में सेट का एग्जाम हो जाएगा और उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो आज अपन बात करने वाले हैं कि एमपी सेट 2025 के लिए एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, उसका सिलेबस क्या है और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो गई है या मास्टर डिग्री में रनिंग में भी हैं, दैट मीन्स ऐसे स्टूडेंट्स जो एमएससी या एमए में थर्ड सेम या फोर्थ सेम में हैं या फाइनल ईयर में हैं। एमपीपीएससी के जो 2024 का नोटिफिकेशन है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो रनिंग में हैं वो जो डेट ऑफ सेट का रिजल्ट होगा, दैट मीन्स जिस दिन सेट का रिजल्ट आएगा उसके 2 साल के अंदर आप अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करके दे देते हो तो आपका सेट का सर्टिफिकेट वैलिड होगा। इसका मतलब ये है कि जो रनिंग मास्टर्स स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो 1 ईयर में हो या 2 ईयर में हो, हालांकि नोटिफिकेशन में 1 ईयर का नहीं लिखा हुआ है, बट उनने ये मेंशन कर रखा है कि आप विद इन 2 ईयर में आपको कंप्लीट करके दे देना है। तो जब आप विद इन 2 ईयर में कंप्लीट करके दे दोगे दैट मीन्स आप एलिजिबल हो। तो जो स्टूडेंट्स जिनका एमएससी या एमए या कोई उनकी पीजी डिग्री कंप्लीट है या रनिंग में है वो भी एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल है। फिर इसमें एक इम्पोर्टेंट ये भी है कि जो स्टूडेंट्स अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, जनरल में आते हैं और ईडब्ल्यूएस में हैं, उनको उनके मास्टर्स में मिनिमम 55% रिजल्ट आपका होना चाहिए। अगर आपका 55 नहीं है, इवन आपका नोटिफिकेशन में है कि अगर आपका 54 पॉइंट सपोज कीजिए 82 भी है, फिर भी वो 55 नहीं माना जाएगा। उसमें क्लियरली मेंशन है कि पॉइंट्स में अगर आपके पास 54.55 के बाद है फिर भी वो 55% के इक्विवेलेंट नहीं माना जाएगा। दैट मीन्स आपको अपने जो आपका पीजी का रिजल्ट होता है उसमें भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, दैट इज ओबीसी, एसटी, एससी, तो उनके लिए 50% की है। ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये भी कि जो आपको रिजर्वेशन मिलना है अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस या रिजर्व कैटेगरी का, वो सिर्फ एमपी डोमिसाइल कैंडिडेट को ही मिलेगा। ऐसे स्टूडेंट्स जो एमपी के बाहर हैं उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। इस बार लगभग 31 सब्जेक्ट्स में सेट कंडक्ट होने जा रहा है। इसका मतलब यह है कि इन सारे सब्जेक्ट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने की संभावना है। इसके बाद अपन बात करते हैं एग्जाम पैटर्न पे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है, आपके लिए अपने यहाँ हाईलाइट करके लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि पूरे एमपी के सेट के एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप सबको ये रहता है, सीएसआईआर नेट से यही डिफरेंस है इसमें कि सीएसआईआर नेट में निगेटिव मार्किंग होती है। तो स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है, कॉन्सेप्ट तो आता है, क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है, इवन आपको 2 ऑप्शन समझ में आ रहे हैं कि इन दोनों में से कोई होगा, बट अगर आप क्लियर नहीं हो तो आपका हाथ कांपता है। तो ये चीज आपको सेट के साथ नहीं होने वाली है। सेट में आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। दैट मीन्स आप अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ करके और जितना आपको आता है उसके बेस में भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है। तो फिर अपन बात करते हैं एग्जाम पैटर्न में। तो आपका एग्जाम पैटर्न पार्ट ए और पार्ट बी में आपका सेट का एग्जाम होता है। तो आप यहाँ पे ध्यान दोगे, जो आपका पार्ट ए होता है तो पार्ट ए का नाम है जनरल पेपर्स ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। दैट मीन्स वो जनरल पेपर होता है आपका पार्ट ए में, और ये पार्ट ए सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपका कॉमन होने वाला है। चाहे आपका साइंस का सब्जेक्ट हो, आर्ट्स का सब्जेक्ट हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, पार्ट ए सबके लिए कॉमन रहने वाला है। और जो आपका पार्ट बी होने वाला है, तो पार्ट बी जो आपका रिस्पेक्टेड सब्जेक्ट है, अगर सपोज करो आप केमिस्ट्री से फिल कर रहे हो, लाइफ साइंस से, संस्कृत से, हिंदी से, जियोग्राफी से, जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो पार्ट बी आपका वो रहेगा। पार्ट ए में आपके पास से कंफर्म है, अभी अपन थोड़ी देर बाद सिलेबस देखेंगे, तो पार्ट ए आपके पास कंफर्म है कि सबके लिए कॉमन होने वाला है। ठीक है। देन उसके बाद अपन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो जो आपका पार्ट ए होगा, पार्ट ए में आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे, सबके लिए कॉमन रहेंगे। यहाँ पे मैंने 10x5 करके लिखा है। दैट मीन्स जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में पार्ट ए में आपके पास 10 यूनिट्स हैं, तो पर यूनिट से आपके पास 5 क्वेश्चंस आते हैं। ये बिल्कुल क्लियरली आपके पास सिलेबस में मेंशन है कि पर यूनिट से 5 क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन जो आपके पास पार्ट बी का सिलेबस है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। पार्ट बी के सिलेबस में कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं उनके हिसाब से, बट
पार्ट ए के सिलेबस में आपके पास कंफर्म है कि पार्ट ए के सिलेबस में पर यूनिट 5 क्वेश्चन कंफर्म है। ओके, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 हो गए, पर क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क्स का रहेगा। तो जो आपका पार्ट ए है, टोटल पार्ट ए आपका हो गया 100 मार्क्स का। ओके, निगेटिव मार्किंग अपने पास है नहीं। सेम आपके पास जो पार्ट बी है, पार्ट बी में टोटल आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन होने वाले हैं 100। ओके, अब ये 100 आपके पास जो पूरा CSIR नेट UGC नेट का सिलेबस है, जितनी आपके पास जितनी भी यूनिट्स है, वो कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, देन ये भी आपके पास पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे। दैट मीन्स पार्ट बी आपके पास होगा 200 मार्क्स का। तो जो आपका सेट का टोटल एग्जाम होगा, तो टोटल एग्जाम आपका होने वाला है 300 मार्क्स का। ओके, सेट का कंप्लीट आपका जो एग्जाम होगा वो आपका एग्जाम होगा 300 मार्क्स का। अब इसमें एक कंफ्यूजन ये रहता है, बहुत से लोग अलग अलग गूगल करते हैं, अलग अलग देखते हैं, तो कुछ लोग उनको बोल देते हैं कि जो आपका पार्ट ए है उसमें भी आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी है, नहीं तो आपको दूसरा चेक नहीं होगा। लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, जो MP सेट 2024 का नोटिफिकेशन था उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है। और जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है तो आपको ऐसा नहीं मानना है। जो 2024 का नोटिफिकेशन था उसमें कंप्लीटली लिखा हुआ है कि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को मिक्स करने के बाद जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको मिनिमम 40% रिजल्ट लाना कंपलसरी है, तो उनको कट ऑफ में कंसीडर किया जाएगा या मेरिट में वो आएंगे। कंप्लीटली मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, नोटिफिकेशन में जो लिखा अपने को वो मानना है, गूगल क्या बताता है, कोई और क्या बताता है, अपने को नहीं मानना है। आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, फिर से पढ़िएगा, अगर इसमें कुछ अपडेट होता है तो हम भी आपको अपनी तरफ से बता देंगे। ओके, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं आपको, तो पार्ट ए और पार्ट बी, दैट मीन्स इन दो में आपको 300 में से 40% लाना है। दैट मीन्स आपको मिनिमम 120 मार्क्स आने चाहिए। दैट मीन्स आपको मिनिमम 60 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को मिला करके, तभी आपको कंसीडर किया जाएगा। ओके, और रिजर्व कैटेगरी के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज है वो आपके पास 35% है। दैट मीन्स आपको 300 में से 105 मार्क्स लाना है। अब आपको 105 एक नंबर तो मिलता नहीं है, दैट मीन्स आपको ये मान के चलना है कि 106 मार्क्स लाना है आपको, और आपको टोटल मिनिमम 53 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और ये 53 आपके पार्ट ए और पार्ट बी मिला के दोनों होने चाहिए। ये जो 2024 का नोटिफिकेशन था उसके बेस में अपन अभी बात कर रहे हैं। ओके, तो ये आपके पास ओवरऑल क्लियर होगा कि आपके पास एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। अब अपन बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में जैसा कि अपन ने बात किया है कि जो आपके पास पार्ट बी का सिलेबस है, पार्ट बी का सिलेबस जो आपका UGC नेट और जो आपका CSIR नेट का सिलेबस है वही हो जाएगा आपका। ओके, अगर आप लोग आर्ट्स वाले हो तो आपके पास UGC नेट का सिलेबस आपको फॉलो करना है, और जो साइंस के सब्जेक्ट हैं, दैट मीन्स केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपको CSIR नेट का सिलेबस फॉलो करना है। बट ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। UGC नेट में तो नहीं होती है, बट CSIR नेट में होती है, बट MP सेट में निगेटिव मार्किंग नहीं होती। ओके, अब अपन देखने वाले हैं पार्ट ए का सिलेबस, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं यूनिट वाइज। ओके, तो इसमें जो आपके पास फर्स्ट यूनिट है आपके पास है टीचिंग एप्टीट्यूड्स। अब आप टीचिंग एप्टीट्यूड्स में देखोगे तो एक चीज मैं आपको और बता दूं सारी यूनिट डिस्कस करने से पहले, कि जो आपका UGC नेट का सिलेबस है, तो जो आपके UGC नेट के पार्ट ए का सिलेबस है उसमें से लगभग सारी यूनिट्स लगभग आपको उसमें कवर हो जाएंगी। दैट मीन्स आपको पढ़ने के लिए कहीं अलग से कंटेंट की जरूरत नहीं है। जो UGC नेट की मार्केट्स में 1-2 बुक आती हैं, कुछ यूट्यूब चैनल हैं जो PYQ बेस्ड आपके लिए तैयारी करवाते हैं, तो आपको उनसे फॉलो अप करना है, बिल्कुल 110% आपके अच्छे एग्जाम जाएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। ओके, तो फर्स्ट आपके पास टीचिंग एप्टीट्यूड्स, इसमें थोड़ा बहुत टीचिंग के बारे में पूछा जाएगा, टीचिंग मेथड्स क्या है, कैसे आपको पढ़ाना है, कुछ टर्म्स पूछे जाएंगे टीचिंग से रिलेटेड। ओके, सेकंड है आपके पास रिसर्च एप्टीट्यूड्स। अब क्योंकि आप स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट दे रहे हो, दैट मीन्स आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होने जा रहे हो, दैट मीन्स आपको आगे रिसर्च फील्ड में आना है, रिसर्च आपको करना भी पड़ेगा और आपको करवाना भी पड़ेगा। इसलिए आपके पास इसमें एक यूनिट है आपके पास रिसर्च एप्टीट्यूड, कि रिसर्च क्या होती है, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, कितने टाइप की रिसर्च है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ओके, देन आपके पास है कॉम्प्रीहेंशन। दैट मीन्स आपके पास कोई एक आपके पास पैसेज दिया रहेगा, और पैसेज में से आपको उसमें से 5 क्वेश्चन रहेंगे, ग्रामर और इंग्लिश अनसीन पैसेज जैसा आपके पास रहेगा, उसमें से आपको करना रहेगा। देन आपके पास यूनिट 4 है कम्युनिकेशन। इसमें कम्युनिकेशन से रिलेटेड कम्युनिकेशन के मेथड्स और बहुत कुछ ऐसे टर्म्स भी पूछे जाते हैं जो जनरली कॉमन नहीं होते हैं, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो UGC नेट के लिए बुक्स आती है मार्केट में
कुछ बहुत अच्छी बुक्स आती है, जैसे कि दृष्टि की है और बहुत सी सारी बुक्स आती हैं, आप उसमें से देख सकते हैं। ओके, अगली यूनिट है आपके पास मैथमेटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग। ओके, मैथमेटिकल रीजनिंग का मतलब है नॉर्मल जो नंबर सिस्टम वगैरह और सिटिंग अरेंजमेंट ये सारे हैं, ये सब मैथमेटिकल रीजनिंग में आते हैं। और जो वेन डायग्राम वगैरह और ये वाली रीजनिंग है आपकी, ये लॉजिकल रीजनिंग में आती है। ओके, देन आपके पास है डाटा इंटरप्रिटेशन। आप ये जो आपके डीआई है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, बहुत से लोग इसको देख के घबरा जाते हैं, इसमें बड़े बड़े डायग्राम हैं, चार्ट बने होते हैं। नहीं, आप एक बार ध्यान से पढ़िए, बहुत इसमें नॉर्मल सी मैथ होती है और एक ही क्वेश्चन होता है, उसके नीचे 5 क्वेश्चन होते हैं। और डाटा इंटरप्रिटेशन इतना इजी है कि 5 के 5 आपके सही हो सकते हैं, क्योंकि उसी में उसका आंसर लिखा होता है। आप देख के डर जाते हो तो इसमें चार्ट हैं कैसे होंगे, नहीं, आप उसको 2 बार ध्यान से पढ़िए, आपको कंप्लीट मार्क्स दे के जाएगा। ओके, देन आपके पास है आईसीटी, दैट मीन्स आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी आपका कोर्स होता है वो है। ओके, देन आपके पास है, इसमें आपके पास एक यूनिट है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, दैट मीन्स इन्वायरमेंट से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड भी आपसे 5 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, आपको पढ़ना है। और लास्ट में बिल्कुल है आपके पास हायर एजुकेशन सिस्टम। आप लोग हायर एजुकेशन का एग्जाम दे रहे हो, हायर एजुकेशन में आप लोग प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो आपको हायर एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, कब कौन सी यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई, क्या सिस्टम चलता है, एनईपी क्या है, मतलब आप लोग कुछ भी हायर एजुकेशन सिस्टम से आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो ये आपके पास पार्ट ए का कंप्लीट सिलेबस हुआ। पार्ट बी का सिलेबस आपके सब्जेक्ट के हिसाब से होना है। पार्ट ए के लिए मैं एक बार फिर से आपको बोलना चाहूंगा, सब लोग जनरली ये बोल के चलते हैं कि पार्ट ए टफ है, हमने अपना पढ़ा नहीं, हमारा सब्जेक्ट है, बट मैं आपको 2 चीज बोल रहा हूं। आप जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सेट के, और सेट के ही नहीं, इवन यूजीसी नेट के, और जो दूसरे स्टेट में सेट होते हैं, महाराष्ट्र का सेट है, राजस्थान का सेट है, यूपी का सेट है, तो इनके भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लगाइए। और कुछ यूट्यूब चैनल से आप लोग देख लीजिएगा, यूट्यूब चैनल का नाम अभी मैं नहीं बता रहा हूं, आपको जो अच्छा लगे आप देख लीजिएगा और उनको आप फॉलो करेंगे। और एक चीज का ध्यान रखिए कि आपके पास पार्ट ए में मिनिमम आपको 32-35 क्वेश्चन सही करना है, अगर आपको क्वालिफाई करना है तो। क्योंकि पार्ट बी भले आपका सब्जेक्ट है, आपके पास 100 क्वेश्चन है, लेकिन जो सेट का पैटर्न होता है तो सेट में वो बहुत बेसिक पूछते हैं, दैट मीन्स वो बुक से उठा करके कहीं से भी बीच से पूछ लेंगे, कोई भी इंट्रोडक्शन, कुछ भी ओरिजिन, कुछ भी पूछ लेंगे आपसे। ओके, तो वो बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, बट आप तैयारी करोगे, कंक्लूड करोगे तो आपसे हो जाएगा। बट आपके लिए पार्ट ए में मस्ट है कि आप 30-35 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो आप बहुत सिक्योर रहोगे। ओके, तो आपके पार्ट ए के लिए फॉलो करना है। आपको कुछ अगर पार्ट ए से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, आप बताइए, हम आपके लिए हेल्प करेंगे। पार्ट ए में भी आपका जो सिलेबस है नेट का और सेट का, तो आपको ये करना है कि आपको पूरा सिलेबस, जो आपके जितनी भी यूनिट्स हैं, सब यूनिट्स का आपको बेसिक पता होना चाहिए, सारी यूनिट्स आपके दिमाग में होनी चाहिए, सिलेबस आपको रटा होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में ये यूनिट्स हैं, ये चैप्टर्स हैं और इनमें से ये चीजें हैं। अगर आपको बेसिक इंट्रोडक्शन पूरे यूनिट्स का मालूम है, सारा सिलेबस आपके दिमाग में कंक्लूड है, तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। तो आप सब लोग बिल्कुल मैंने एमटी सेट की तैयारी कीजिए, बिल्कुल मेहनत के साथ। 2 महीने का आपके पास टाइम है और इससे ज़्यादा गोल्डन चांस आपको फिर नहीं मिलने वाला है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी लगा, बिल्कुल कमेंट कीजिए, आप कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू।